मैं आ चुका हूं आपके सामने फिर से। चले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक तो मेरे बालों को पता नहीं क्या हुआ है। ठीक लग रहा होगा? सब ठीक है, बढ़िया। ओके, तो चलिए उठाते हैं अपना सिस्टम और शुरू करते हैं। देखिए, आज हम ह्यूमन गॉड, एक तो ये रिप्रोडक्शन मेरे दिमाग से निकलेगा कि नहीं। ओके, चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पर बात करेंगे। मेरा मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है। चलो, अब जरा मैंने उठा लिया है अपने हथियार और आप भी आ जाइए फटाफट से। एंड नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जब तुम लोग चलोगे तो जरा यहां से उठाइए। इसका मतलब बात चलेगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। अब थोड़ी देर, इससे पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को 1 घंटा पढ़ाया हूं पूरा, और अब भी मैं देखो घड़ी देख लेता हूं कि मुझे कब तक रुकना है। 1 घंटे में रुकूंगा। ये वीडियो सेट मेरा 1-1 घंटे का जा रहा है, समझ गए? तो अब आप ध्यान से देखिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपको चलना है। लुक, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, पहले समझते रहिए। इसने बोला, मैं आपको डायग्राम बनाकर, क्या मुसीबत है, पता नहीं कचरा कहां से आ जाता है, ये लोग फेंकते नहीं है। यस, तो आ रहा है सर, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो पहले ये समझो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये देखिए 2 दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है। 2 नॉस्ट्रिल हो गए आपके सामने। अभी इस वाले नॉस्ट्रिल से भी सांस ले रहे हो, इससे भी सांस ले रहे हो। वो दूसरी बात है कि कई बार यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्दी वगैरह, कोल्ड हो जाता है तो आपकी नाक जो है वो चौक हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें म्यूकस भर जाता है। दीज ऑल थिंग्स वो अलग चीज है, उसे छोड़ते हैं, या कमेंट नहीं है यहां पे। खैर, आगे आते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और ये कह रहा है सर ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। देखो, एनसीईआरटी का ना एक डॉट भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने यू डॉट लगा दिया ना, तो उस पर भी कहानियां बदल जाती हैं, समझते रहना। तो अब मैं आपको जरा एक एक्स्ट्रा पेपर उठा ले रहा हूं और आपको मैं समझा रहा हूं कि ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, तो देखो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि दीज आर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को ये कह रहा है ये प्रेजेंट कहां पर है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सर ये प्रेजेंट है अबव द अपर लिप। तो अबव द अपर लिप, ये अपर लिप के ऊपर है। तो अपर लिप कौन सा हुआ? देखिए, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है। समटाइम्स एनसीईआरटी आपको ऐसे पूछ लेगी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट अबव द लोअर लिप। हो गई गलती, आपको बायस आ जाएगा। आप समझोगे हाँ यार लिखा तो यही था कुछ, लेकिन बाद में समझ में आएगा ओ भाई ये तो गलती कर गए। तो अबव द अपर लिप है, लोअर द लिप नहीं है। ये क्या हुआ? इसका फोकस कैसे गड़बड़ हो गया? बच्चों देखना, फोकस ठीक है ना? डिस्प्ले में ठीक दिख रहा हूं मैं? हाँ, अब सही है। यस, अब आइए जरा पीछे की तरफ और ध्यान से देखिए। फिर इसने ये बोला है कि इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर थ्रू अ नेजल पैसेज। अब रुको 1 मिनट, मैं आप लोगों को अब काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका मतलब अब मुझे आपको यह समझाना है कि अगर आपका माउथ ये आया, ध्यान से देखना, ये नोज आ गई और ऐसे करके, तो आपसे मैं ये पूछूंगा वेयर इज द अपर लिप, क्या आंसर करोगे आप बताओ? तो आप बोलोगे सर ये आ गया, ये वाला देखो, इसे मैंने क्या बोल दिया है सर? अपर लिप। सो दैट विल बी अपर लिप। भैया स्पेलिंग थोड़ी ऐसी होती है मेरी, प्लीज उसको मेंशन कर लेना ढंग से। और यहां से ये आ गई एक नॉस्ट्रिल। अब तुम जब ऐसे खड़े हो तो एक ही तो दिखाई पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आ गया आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। आप बिल्कुल ऐसे ही, इसको नार्स भी कहते हैं समटाइम्स। ये देखिए ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। अब ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यूं चल पड़ा, ये देखिए ये यूं चल पड़ा। अब ये कह रहा है कि फाइनली तुम इससे कहां पहुंचोगे? तो आंसर आया सर हम पहुंचेंगे नेजल कैविटी में। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने कहा नेजल कैविटी में जाएंगे। लुक, अब देखो ये कह रहा है नेजल कैविटी में जाना। कहां गया कहां गया कहां गया? ये देखो कह रहा है सर हम पहुंचेंगे नेजल कैविटी, या उसी को हम कहते हैं नेजल चेंबर। तो नेजल चेंबर में तो भले जाएंगे, लेकिन नेजल चेंबर में किसके थ्रू जाएंगे? तो आंसर विल बी नेजल पैसेज। अब देखो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। इसका मतलब अब मुझे आप समझाइए कि फिर ये क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक क्या चीज है, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर दिस विल बी, कहां से लिखूं? यहां से लिखता हूं। देखिए ये आपके सामने आ गया नेजल पैसेज, इसे मैंने नेजल पैसेज कहा। तो फिर यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर इसे हम कहेंगे नेजल कैविटी। समझ गए? ये देखिए ये नेजल कैविटी है। तो मैंने एक्सटर्नल नार्स को सीधे कहां ले गया? नेजल कैविटी में। लेकिन किसके थ्रू लेके गया हूं? नेजल पैसेज के थ्रू लेके गया हूं। मुझे लगता है ये डायग्राम मैं बहुत सुंदरता के साथ बना रहा हूं, मजा आएगा। चलिए, तो नेजल चेंबर में ले गए या नेजल कैविटी बोल दीजिए, एक ही बात है। अब ये कह रहा है कि नेजल चेंबर ओपन किस में करेगा? फेरिंग्स में। नेजल चेंबर किस में ओपन करेगा? फेरिंग्स में।
और फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन होता है एयर और फूड दोनों के लिए। देखो मेंशन है कि ऐसा पोर्शन विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसका मतलब अब मुझसे इससे आगे की तरफ पूछो क्या बनने वाला है, तो कलर हम ग्रीन ही उठाते हैं क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये आ गया ऐसे और ये आके ऐसे खुल गया। अब बताइए, ये नेजल चेंबर था, ये नेजल चेंबर खुल गया। अब आप मुझसे पूछोगे सर कहां खुलेगा, मैं बता रहा हूं, ये खुलेगा इस चेंबर में, ये खुलेगा इस चेंबर में। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो चेंबर है ना, ये आपका फेरिंग्स है। ध्यान से देखना, ये आपका फेरिंग्स है। अब मुझे आराम से समझाइए, ये फेरिंग्स हो गया है ना, अब सुनते रहना मेरी बात। ये नेजल पोर हो गया, ये देखिए ये वाला नेजल पोर हो गया। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहां से लेके यहां तक ये क्या है, दरअसल ये नेजोफेरिंग्स है, लेकिन आप इसको छोड़ दें, आप इसको ना लिखें, बस इतना रखिए। सो दैट विल बी इसे हम क्या बोलेंगे सर, नेजल पोर है, और ये वही पोर है जिससे ऑक्सीजन एक्चुअली यहां उतरेगी। ध्यान से देखना, समझ गए। अब मुझे दिखाओ इसकी टंग कहां है, तो आप बोलोगे सर टंग ये आ गई, ये देखिए ये इसकी टंग है, ये अटैच है ऐसे करके पीछे से, जो भी है अब उसे छोड़ दो आप। अब यहां से फूड जाएगा, ये देखिए ये आपका फूड है, ये फूड कहां बढ़ेगा, जल्दी बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। सर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये देखिए आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों का ये फूड आगे की तरफ बढ़ेगा ना, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग ऐसे करके आ करके मुंह खोलिए और कैमरा आपने लगा के देखिए, आपको एक ऐसे करके घंटी लटकी हुई मिलेगी। हम बचपन में उसको कौवा कहते थे, सीरियसली। उससे हमें ऐसा लगता था कि ये कौवा जो होता है ना, ये हिलता है तो हम बोल पाते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये इसका नाम यूव्यूला है, इसे वेलम पेलेटी कहते हैं। ये बोलने का काम नहीं करता, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वो घंटी देखो, मैं यहां लटका के दिखा सकता हूं, देखिए वो घंटी देखो यहां लटकी हुई है, ये देखिए। दरअसल ये घंटी करती क्या है, जब खाना आपका अंदर जाता है ना, तो ये घंटी ऐसे लटकी हुई है, तो खाना इससे टकराता है, और ये टकराता तो ये पीछे जाके उस छेद को बंद कर लेगा जो नाक से आ रहा है। तो देखिए ये जो छेद है ना, ये बंद हो जाएगा ताकि आपका खाना नाक में ना जाए। कुछ समझ आई बात आपको या नहीं आई? अब आप कई बार बोलते बोलते खाना खाते हो, और जब बोलते बोलते खाना खाते हो तो होता यह है कि ये वेलम पेलेटी, जिसको हम यूव्यूला कह रहे हैं, कौवा कह रहे हैं जिसे हम लोग, दरअसल ये होता क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और जब कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, क्योंकि सांस भी ले रहे होते उस टाइम तुम, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो फूड का अगर एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर अंदर चला गया नेजल कैविज में, नेजल कैविटी में, तो बहुत जोर से आप लोगों को छींक आ जाएगी या खांसी आ जाएगी। ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। तो गोलगप्पे खाते टाइम आपके मुंह में ऐसे करके भरा हुआ है, और एट द सेम टाइम किसी यार दोस्त ने, जो भी आपके साथ होगा, उसने आपको हंसा दिया, और कई बार आप देखते हैं ना, नाक से पानी आ जाता है, क्योंकि मुंह से छोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। गोलगप्पा है भाई, 10 रुपए के 2 ही मिलते हैं आजकल के टाइम पे, है ना, तो वो आप मुंह से छोड़ेंगे नहीं, अब वो अंदर भी नहीं जा पाएगा, पता चला नेजल कैविटी में घुस गया, ऐसे ऐसे नाक में पानी घुस जाएगा, बड़ी दिक्कत करता है भाई, वो मिर्चदार पानी समझिए। तो गोलगप्पे खाते टाइम प्लीज ये मजाक ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो समझ में आया इस कौवे का काम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं। ये क्रो नहीं है, ये ब्लैक वाला कौवा जो ऊपर उड़ता वो नहीं है, दिस इज अ यूव्यूला। आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख दूंगा UVULA, दैट विल बी अ यूव्यूला। तो ये कवर करता है किसको, नेजल पोर को, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, जब कोई चीज आप निगलते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन। आगे बढ़े। अब बताओ ये वाला चेंबर जो है ये फेरिंग्स है। अब बताओ फेरिंग्स किस किस के लिए है। नंबर 1 आप बोलोगे कॉमन पैसेज है सर, फूड भी यहीं से गुजरेगा, और आपका दूसरा क्या बोलूं, एयर भी यहीं से गुजरेगी। लेकिन अब एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको देखो दिखा रहा हूं, आपको पीछे लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है फेरिंग्स ओपन्स थ्रू अ लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। इसका मतलब अब जो फेरिंग्स है, क्योंकि तुम गैस की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, जब ऐसे पानी पीते हो, देखो मैं पी के दिखा दूं यार, वैसे पानी की जरूरत भी है मुझे, एक मिनट, मेरी बोतल कहां गई, बढ़िया, ये वही बोतल है बच्चों, देख लो देख लो देख लो, ये वही बोतल है जो तुम्हें गिफ्ट में देने वाला हूं मैं, है ना। देखो ऊपर नीचे जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, है ना। ये है आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स। इसी कार्टिलेजिनस बॉक्स के अंदर एक्चुअली वोकल कॉर्ड रखी होती है। वोकल कॉर्ड समझते हो, पेपर, है ना, ऐसी कॉर्ड है, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, अब देखो ऐसे, बचपन में ऐसे किया होगा आपने, किया है ना ऐसे, क्यों बोल रहा है ये बताओ मुझे जल्दी। तो आप बोलेंगे सर कई सारे पेपर हैं, और वो पेपर ऐसे करके एक दूसरे से टकरा रहा है, इसलिए आवाज निकल रही है। तो आपके यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर, ये जो फूला हुआ सा हिस्सा देख रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअली वोकल कॉर्ड्स हैं। जब हम बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, और जब टकराती हैं तो फिर आवाज निकलती है। लेकिन आवाज कौन सी निकलती है, सिर्फ साउंड बोलिए आप लोग, रॉ वॉइस, आ,
ये वाली आवाज, वर्ड्स नहीं बनते हैं। वर्ड्स तो जब ऊपर आएगी आवाज तो फिर आपकी टंग, आपके लिप्स, आपके टीथ, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, तब कहीं जाके आपके वर्ड्स बनते हैं। समझ गए? तो आप एक बच्चे को देखिए, उसको कोऑर्डिनेशन आता नहीं है तो वो ऐसे ही बोलेगा काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है जल्दी बताओ? क्योंकि उसको वर्ड्स बनाने नहीं आ रहे हैं। फिर धीरे 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 वो वर्ड्स बनाना सीखता है, तब वो बोल पाता है। तो बोलना नहीं होता इसका काम, इसका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। वो तो तुम्हारी काबिलियत है, कुदरत ने तुमको दी है कि फिर तुम वोकल कॉर्ड से आवाज निकाल के और लिप्स का, टंग का और टीथ का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हो। अब आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों की आवाज बिल्कुल ढिंचक पूजा जैसी होगी, कुछ लोगों की अरिजीत जैसी होगी। भाई अब वो तो डिपेंड करता है कि आप अपनी आवाज को कितना तोड़ते हैं, कितना रफ करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सारे गमा की प्रैक्टिस करिए, आप लोग भी एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। मैं तो नहीं बन पाया, चलिए खैर, अब यहां तक पहुंच गए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, जरा इधर आके देखिए ध्यान से। ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स एक्चुअली अब खुलेगा किसके अंदर? तो ध्यान से देखना, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा और ऐसे करके ये एक क्या आ गया आपके सामने, ये ट्रैकिया आ गया। लेकिन ट्रैकिया में खुलने से पहले ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाएंगे? दैट विल बी सर, इसे हम कहेंगे लैरिंग्स। और लैरिंग्स ही को हम लोग क्या बुला रहे होते हैं एक्चुअली? द वॉइस बॉक्स। ये देखो ध्यान से, दैट विल बी अ वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर ना बहुत ढेर से कार्टिलेज रखे हुए हैं कई सारे, लेकिन आपको वो पढ़ने नहीं है। कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनी और सेंटोरिनी है, एक आपका थायराइड कार्टिलेज है। इन सब की जरूरत नहीं है अभी आपको, फिलहाल पढ़ना भी नहीं है आपको, तो छोड़ देंगे। अब ये बताओ ये क्या है? तो आपने बोला सर दैट विल बी अ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। फिर ये ट्रैकिया आगे चल के लंग्स में कन्वर्ट होगा। अब सवाल आता है कि अब ट्रैकिया के ठीक आगे आपको एक और चीज मिलेगी, और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस, एक मिनट मैंने गलत बना दिया है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ईसोफेगस जो है वो पीछे की तरफ है, समझने की कोशिश करें, यहां ऐसे करके। तो ईसोफेगस इधर है, तो ये जाके फाइनली किसमें खुलेगा? जल्दी बोलो मुझे। आप बोलोगे सर स्टमक में खुलेगा, लेकिन ये जो फेरिंग्स आप लोगों ने देखा, ये एक्चुअली इसमें खुला। तो पहले क्या आ गया आपके सामने? अरे पहले बताओ, पहले क्या आ गया आप लोगों के सामने? आप बोलोगे सर पहले आ गया है ट्रैकिया, ऐसे खड़ा हूं ना मैं, तो पहले ट्रैकिया है, पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस है। तो फूड जो जाएगा ना वो कहीं ट्रैकिया में ना चला जाए, इसीलिए ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे आप एपिग्लोटिस कहेंगे। मैं फर्क समझाऊंगा, देखो अभी तुम्हें टेंशन मत लो, दोनों में फर्क समझाऊंगा। तो मुझे लगता है पहले यहां तक की बात बताओ। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं, ताकि मैं आपको आगे बढ़ा पाऊं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जरा पहले पीछे चल के एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं। ये कह रहा है कि जो लेरिंग्स है, ध्यान से देखिएगा, इसने कहा सर जो लेरिंग्स है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो प्रोड्यूस करता है साउंड प्रोडक्शन। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा? साउंड। देखो इसने वर्ड नहीं बोला है, वोकल कॉर्ड वर्ड नहीं बनाती है, वो सिर्फ कच्ची आवाज देती है, आ, ये वाली। तो आपकी मर्जी है, आप अपने दांतों का, लिप्स का, टंग का तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाइए और आप वर्ड्स पे वर्ड्स बनाइए, क्या दिक्कत है? आगे बढ़िए। हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ? वॉइस बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ड्यूरिंग स्वालोइंग, जब कोई चीज तुम लोग निगलते हो तो क्या होगा? तो इसने बोला है कि ड्यूरिंग स्वालोइंग द ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, जिसे एपिग्लोटिस कहेंगे। अब देखो ये लाइन मुझे आपको समझानी है। अब ये लाइन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। देखो मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं और यहां के बाद में एक नया पेपर फिर से उठा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात और ध्यान से सुनना। मैं इस बंदे को खड़ा कर रहा हूं ऐसे, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये ऐसे देख पा रहे हो? ऐसे खड़ा है। अब अगर ये ऐसे खड़ा है तो अब मुझे ये समझाइए कि इसका ये क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर ये है इसका ट्रैकिया, है ना? ये ट्रैकिया आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलो। इस पे छल्ले छल्ले लगे हुए हैं, देखो ये सी शेप छल्ले हैं ऐसे करके, जो पूरे नहीं होते हैं, पीछे को पूरे नहीं होंगे, सामने सिर्फ पूरे हैं ऐसे करके। अब ये बंदा ऐसे खड़ा है ना, तो यार आप समझ लो मैंने ये खाली जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि सामने की तरफ है, समझ रहे हो? अब ठीक इसके पीछे बताओ क्या है? बताओ यहां बताओ इस जगह पे ये क्या चिपका हुआ, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये है एक्चुअली ईसोफेगस। अब ईसोफेगस किस में खुलता है? आप जानते हैं सर ये किस में खुलेगा? ये खुल जाएगा हमारे स्टमक में। अब मुझे देखो क्या समझाना था, मुझे आपको यह समझाना था कि दरअसल आपके इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? किसे? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो। तो मैंने क्या बोला? ओपनिंग ऑफ। ध्यान से देखना, ओपनिंग ऑफ किसकी? ट्रैकिया की। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया या फिर साउंड बॉक्स, जो भी आप कहें। तो
तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाती है? आपने बोला सर उसे मैं कहूंगा ग्लॉटिस। तो समझते रहना मैं कौन सी ओपनिंग की बात कर रहा हूं, पहले मुझे ये समझा दो। ये ओपनिंग देखो, ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग का नाम बताओ जल्दी क्या है? इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे ईसोफेगस की ओपनिंग की बात करूं तो उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं गलेट। तो देखो दोनों में पहले फर्क समझिए। तो ये ओपनिंग क्या है, यहां से देखिए, इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और ये ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहेंगे? गलेट कहेंगे। कुछ समझ आया? अब ग्लॉटिस के ऊपर अगर कुछ रख दूं तो एपिग्लॉटिस। कुछ समझ आया? इसका मतलब कोई चीज, जैसे आप लोग ब्रेन में पढ़ेंगे थाइमस, थाइमस नहीं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस ऊपर है, समझिए। इसीलिए मैं यहां पर आपको क्या वर्ड बोल रहा हूं कि ग्लॉटिस के ऊपर क्या है? ऊपर समझाइए तो बोलोगे सर कार्टिलेज का एक फ्लैप है, और उस कार्टिलेज के फ्लैप को क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर है इसीलिए इसे आप एपिग्लॉटिस कहेंगे। अब आई बात समझ में? अब बताओ एपिग्लॉटिस है किस चीज का? अगेन ये भी क्वेश्चन है, मैं दिखा दूं। ये देखिए एपिग्लॉटिस ये कह रहा है कि ये कवर्ड बाय थिन, और देखो कार्टिलेज कौन सा है? इलास्टिक कार्टिलेज है। कार्टिलेज भी तीन तरह के हैं माय डियर। पहला कार्टिलेज है, मान लीजिए फाइब्रस कार्टिलेज, एक है इलेस्टिन कार्टिलेज, एक है हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन कार्टिलेज पढ़ाना अभी मेरा मकसद है नहीं, समझ गए? तो बढ़िया। तो ये इलेस्टिन कार्टिलेज, अब ये मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को, यहां पर ये चीज यहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एपिग्लॉटिस इज, तो आप क्या बोलेंगे सर? ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है। ये क्वेश्चन है तुम लोगों के, ये क्वेश्चन है, दैट विल बी अ इलास्टिक कार्टिलेज। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज का एपिग्लॉटिस है, ये प्रिवेंट करेगा क्या? क्या प्रिवेंट करेगा? फूड को कहां जाने से? ग्लॉटिस में जाने से। इसका मतलब पीछे से जो फूड आ रहा है, पीछे से नहीं मतलब यहां सामने से फूड आएगा ना, तो ये फूड पहले इस पे टकराएगा ताकि ये बंद हो जाए और फूड सरक के इसमें आ जाए। मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को। और अगर गलती से बोलते बोलते तुम लोगों ने खाना खाना शुरू किया और गलती से चावल का दाना, रोटी का दाना, जो भी हल्का फुल्का, अगर वो ग्लैटिस में चला गया, हल्का सा इसके अंदर पहुंच गया, तो आपके लंग्स ऐसे रिफ्लेक्स करेंगे एकदम काइंड ऑफ, ये खांसी आ जाएगी आपको। तो लंग्स बर्दाश्त नहीं करेगा उसको, और अगर दाना चला गया ना अंदर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डेथ को लीड कर देगा ये। इसीलिए खाते टाइम जरा बतियाया कम करिए, खाते टाइम बोला कम करिए, फालतू की बकवास कभी और कर लीजिए लेकिन खाते टाइम मत करिए। खाते टाइम सिर्फ खा ही लीजिए। अरे बड़े बुजुर्ग आपके बेवकूफ थोड़ी थे, या अभी हैं। इफ गॉड विलिंग, अगर आपके दादा दादी इन सब लोगों का साया अभी आपके ऊपर है तो आप यू आर ब्लेस्ड। लेकिन चलो, मेरे दादा दादी तो अब इस दुनिया में नहीं है, नाना भी नहीं है, नानी अभी हैं, अभी ये रोशनी हमारे साथ है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, ये लोग कभी कभी क्यों कहते थे हमसे कि बेटे खाते टाइम बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको लॉजिक नहीं पता था, लेकिन उनको तरीके पता थे कि अगर ये खाना खाते टाइम बोलेगा तो खांसी आती है। वो क्यों आती है? वो बॉडी का रिस्पॉन्स हो गया। अगर ये दाना चला गया ना आपके कहां लंग्स में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए बोलो मत, चुपचाप खाना खा लो। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये खाना का दाना अगर इसके अंदर पहुंचा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए खाने को सरक के कहां आना चाहिए? इसमें आना चाहिए, और यहां से फिर ये आपके कहां पहुंच जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच जाएगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा आपके एनसीईआरटी में। फिर इसने बोला है कि फ्लैप को क्या कहते हैं बच्चे? एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ताकि फूड की जो एंट्री है वो गलती से लैरिंग्स में ना हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से ईसोफेगस में जाए, जो कि जहां पहुंचना चाहिए। आई होप यहां तक तुम्हें किसी को कोई समस्या फिलहाल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ये देख लीजिए आप लोग डायग्राम ढंग से। पहले मैंने आपको ये समझाया, आप चाहें तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और उसके बाद आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, लेकिन आगे ले जाने से पहले अब मुझे ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैकिया। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखो समवेयर मैंने डायग्राम डाला होगा, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये डायग्राम दिख रहा है आपको आपके एनसीईआरटी के अंदर। अब इस एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखो। दरअसल ये लगा हुआ है एपिग्लॉटिस। देखो ग्रीन कलर, शायद आप अवे मतलब कंफर्टेबल नहीं, आई होप। चलो, तो ये आ गया है एपिग्लॉटिस। एक तो यार मेरी आंखें बड़ी दुख रही हैं कसम से। ये जो डिस्प्ले है ना, ये इतनी डेंजरस है कि मैं ऐसे करके घूम रहा हूं तो इसकी डिस्प्ले आंखों पे पड़ रही है। तो उसका मतलब मुझे थोड़ा सा वो ब्लू वाले चश्मे होते हैं, क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन नहीं यार, कुछ और ही होता है। बताना जरा कमेंट में क्या होता है वो, कौन सा चश्मा होता है वो जो रेज को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू कलर का होता है। मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो वो चश्मा मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आंखें दर्द कर रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकता डिस्प्ले से। क्लास के अंदर क्या होता है कि मैं पूरे क्लास का भ्रमण कर रहा होता हूँ,
इधर से जाऊंगा उधर को जाऊंगा, कभी उसको परेशान करूंगा, कभी उसके नोट देखूंगा, उसको थपथपाऊंगा, उसको मारूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, सामने कैमरा रखा हुआ, बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मैं चल नहीं सकता, कैमरे के फ्रेम से मैं हट नहीं सकता, तो मुझे जितनी भी देर पढ़ाना है इसी को देखना है यार। खैर, एपिग्लोटिस यहीं से आप लोग नोट करिए फटाफट, ये कौन सा कार्टिलेज है? द आंसर विल बी इलेस्टिन कार्टिलेज। ये इलेस्टिन कार्टिलेज है, समझ गए? दैट विल बी अ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है बच्चे? यही बता दीजिए सर। दैट विल बी अ साउंड बॉक्स। ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया अब लंग्स को लीड करेगा, समझ गए मेरी बात? अब चलो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसने बोला कि सर ट्रैकिया क्या है? ध्यान से देखिए, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है एंड एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी और विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। रुको, अब यहां पहले लाइन टू लाइन थोड़ा सा कवर करते हैं कि क्या कहने की कोशिश है। चलें आगे, देखिए अब यहां से मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, मतलब इससे पीछे यहां लेना पड़ेगा मुझे पेपर। आइए अब जरा ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि सर एक ट्रैकिया लीजिए। पहले आप ट्रैकिया का क्या बनाइए? ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ये क्या है आपका? एपिग्लोटिस। आ गया। अब एपिग्लोटिस से नीचे की तरफ आइए आप, ऐसे। अब इसमें आपको क्या मिलेंगे? छल्ले। अब बताइए, सी शेप्ड छल्ले हैं, इनको मैंने बोला सी शेप्ड, इनको मैंने बोल दिया सी शेप्ड कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग। ये कार्टिलेजिनस रिंग है। अब ये आपको मुझे बताना है कि ये रिंग एक्चुअल में है कौन से। सी शेप तो मैंने लिख दी है, कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन है, इलेस्टिन है या फाइब्रस है? ये आप मुझे बताएंगे, देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं। तो ये आ गए आप लोगों के सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अच्छा, कारण ये है, अच्छा इनके पीछे ई से आपने लगाया क्यों, ये भी तो मुझे बताइए। आपने सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग क्यों लगाया है, ये भी बताइए मुझे। तो देखिए ध्यान से सुनना, सी शेप कार्टिलेज इसलिए लगाया गया ताकि आपका ट्रैकिया जो ट्यूब है ना, वो कोलैप्स ना कर जाए, वो चिपक ना जाए, वो बंद ना हो जाए, इसलिए वो खुला रहे हमेशा, इसीलिए कार्टिलेज लगा दिया। अच्छा, सी शेप क्यों है? क्योंकि पीछे की साइड में मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे ये सी शेप्ड ऐसे होता है, देखो पीछे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये देखो इतना मोटा सा होगा, लेकिन पीछे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपका एपिग्लोटिस के साथ में, क्या बोला मैंने? एपिग्लोटिस नहीं बोला, मतलब ट्रैकिया के ठीक पीछे आपका क्या है? ईसोफेगस भी है, उसको भी थोड़ी जगह देनी है। और एक चीज और है, बड़े काम की बता रहा हूं। दरअसल ये पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर एक मसल्स लगी हुई है, और इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियलिस, ट्रैकियलिस मसल्स। दरअसल ये ट्रैकियलिस मसल्स जो है, ये इस रिंग को थोड़ा टाइट करके छोटा और बड़ा भी कर सकती है, समझ गए? तो ये ट्रैकियलिस एक मसल्स लगी होती है, आप नोट कर ले तो बेटर है, नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा कोई तूफान नहीं आने वाला है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग, छोटी सी बात पूछ रहा हूं। आप ऐसे खड़े हैं, आपका ये ट्रैकिया यहां से गुजर के चल पड़ा, जब ये ऐसे करके गुजर के चल पड़ा तो पहले तो आप मुझे इसका नाम बताओ क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका नाम है ट्रैकिया, जरा दिखाना, दिख रहा है ट्रैकिया? हाँ दिख रहा है, तो ये ट्रैकिया हो गया। अब जब आप ऐसे खड़े हैं कुछ इस तरीके से, जब आप ऐसे खड़े हैं तो फिर आपका पीछे की तरफ कौन है? वर्टिब्रल कॉलम है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम को जब तुम ध्यान से देखोगे, वर्टिब्रल कॉलम को तुम लोग ध्यान से देखोगे, तो पहले मुझे आपको ये समझाना था कि आपकी एनसीईआरटी ने ये बोला है कि ट्रैकिया है क्या, तो आपने बोला सर ट्रैकिया, ये देखिए ट्रैकिया कहां गया, कहां गया? ट्रैकिया, ये आ गया। और इसने बोला स्ट्रेट ट्यूब है। अब स्ट्रेट ट्यूब भी कितनी लंबी है सर? 10 से 12 सेंटीमीटर आप इसे मान के चलेंगे। ट्रैकिया कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। लिखा नहीं है डेटा, लेकिन आप लिख लीजिए 10 से 12 सेंटीमीटर की ट्यूब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, समझ गए? ये वही ट्यूब है जिसमें से सांस जा रही है। अब वो ये कह रहा है कि दरअसल ये ट्यूब जो है ना, ये दरअसल आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। मैं ये समझा रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन ये आया कि जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो ट्रैकिया जो था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। पर सवाल ये आता है कि जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो जिस जगह से ये डिवाइड हुआ है, जिस जगह से ये डिवाइड हुआ है उसके ठीक सामने की तरफ कौन सा वर्टिब्रल कॉलम का टुकड़ा है? कौन से वर्टिब्रल कॉलम का टुकड़ा है? तो अब ध्यान से देखो, दरअसल ये वर्टिब्रल कॉलम का टुकड़ा है T5। बहुत ध्यान से देख लीजिए, दैट वर्टिब्रल कॉलम टुकड़ा इज एक्चुअली द T5। अब बताओ आपके थोरेसिक में टोटल कितने टुकड़े होते हैं? थोरेसिक में होते हैं बच्चे 12। इसका मतलब ऊपर की तरफ देखो, ये T4 होगा, ये T3 होगा, T2 होगा, T1 होगा, ये आ गया T1 2 3 4, ये 5 से
ये डिवाइड हो गया आपके सामने, देखो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अभी 5 है, 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद नंबर शुरू हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि कौन से लेवल पर एक्चुअली ट्रैकिया कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट में। आंसर विल बी सर T5 लिखेंगे यहां पर। तो मैंने आपको T5 लिख के बता दिया है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये देखिए मैंने T5 बोल दिया। अब सवाल आया कि अगर ये ट्रैकिया है, अगर ये ट्रैकिया है तो फिर ये पर्टिकुलर चीज क्या है, अगर ये ट्रैकिया है तो फिर ये पर्टिकुलर चीज क्या है। द आंसर इज सर ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे मैं प्राइमरी ब्रोंकाई कह रहा हूं, आ रहा समझ में। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है और एक प्राइमरी ब्रोंकाई ये है। अब ये इधर वाले लंग्स में चली गई, ये इधर वाले लंग्स में चली गई, लेकिन अभी मुझे आपको लंग्स नहीं बना के देना है, वो तो आपने देख लिया। मैं इसका पूरा पेड़ निकाल के दे रहा हूं आपको, समझते रहना। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये आगे चलेगी और ये अब कन्वर्ट किस में होगी, जल्दी बोलो। अब आप बोलोगे सर अब ये कन्वर्ट होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये देखो ये कौन सा ब्रोंकाई आ गया, दिस विल बी अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। आ रही है बात समझ में, कहां लिखूं जगह है, ये देखिए ये आ गया है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये देखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको मैंने सेकेंडरी ब्रोंकाई कह दिया। कुछ समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में जाएगा। चलो ऊपर वाली छोड़ते हैं, नीचे वाली को पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा मिटा लें इसको, यस चलो इसको पढ़ते हैं। ध्यान से देखो ये आया ऐसे और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू, और देखो डायमीटर लगातार क्या होता चला जा रहा है इसका, छोटा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, द आंसर विल बी सर ये कन्वर्ट हुआ है यहां से, देखिए सेकेंडरी के बाद। अब तुम्हें सबको पता है सर नाउ दिस शुड बी अ टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, जल्दी बोलो मुझे। तो दैट विल बी अ टर्शियरी ब्रोंकाई। यहां तक पहुंच गए। वैसे ये कार्टिलेज जो है ना, छल्ले लगे हुए हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज है। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। चलो अब आगे देखो। अब यहां टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में अब आप कह रहे हैं सर अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ब्रोंकियोल में। तो मैं ब्रोंकियोल को दूसरे कलर से बना दूं अगर आप इजाजत दें तो। ये देखिए दिस विल बी अ ब्रोंकियोल। यहां तक मैंने इसको ब्रोंकियोल कह दिया। मैं थोड़ा नीचे वाले को बना देता हूं क्योंकि ये यहां से देखें, मैं नीचे वाले को बनाता हूं। देखो ये आ गया है ब्रोंकियोल, ताकि मैं कुछ लिख पाऊं, है ना। ये ब्रोंकियोल आ गया। लेकिन बहुत ध्यान से एक चीज समझनी पड़ेगी। सर ब्रोंकियोल तो आपने बोल दिया, लेकिन ब्रोंकियोल कहां से कहां तक है पहले मुझे ये समझाओ। तो देखो यहां से लेके यहां तक क्या है पहले ये समझाओ। तो आपने बोला सर ये है ब्रोंकियोल, ये है ब्रोंकियोल। अब सुनते रहना मेरी बात पहले ध्यान से। ये पूरे का पूरा हिस्सा क्या है, ये ब्रोंकियोल है। लेकिन मैंने क्या बोला, इस ब्रोंकियोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप। समझ आ रही है बात आपको या नहीं आ रही है। इस ब्रोंकियोल को कितने पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में। बच्चों ये मुझे ना थोड़ा सा नीचे करके बनाना है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा, दोबारा देख लो आप। तो आइए और कलर रखते हैं नीला। तो देखो ये आ गया ऐसे करके, ये ब्रोंकियोल आ गया। ये देखिए ये ब्रोंकियोल आ गया, इतना ठीक है। अब सही है। अब इस ब्रोंकियोल को पहले मैं लिख दूं आपके सामने, क्योंकि लिखना बड़ा जरूरी है। यहां से लेके यहां तक का हिस्सा बताइए क्या है। तो आप बोलोगे सर ये है ब्रोंकियोल, इसको मैंने ब्रोंकियोल बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ब्रोंकियोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, ऐसे करके। क्यों करा डिवाइड मैं बताता हूं। दरअसल ब्रोंकियोल का जो पहला हिस्सा है उस पे आपको क्या मिलेंगे, सी शेप्ड छल्ले मिल जाएंगे, लेकिन बचे हुए में सी शेप्ड छल्ले नहीं मिलेंगे। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब इसका नाम रखते हैं। देखो रेड कलर आ गया, इसका मतलब खतरा है। अब यहां से लेके यहां तक सिर्फ ये क्या है, इसे आप बोलेंगे सर है तो ब्रोंकियोल, लेकिन कौन सा है, इनिशियल ब्रोंकियोल है। समझते रहो, जागते रहो, इनिशियल ब्रोंकियोल। और उसके बाद में ये वाला कौन सा है, तो इसे क्या बोलोगे सर, दैट विल बी अ टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसको देख लो ध्यान से, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है। आई बात समझ में या नहीं आई, अरे आई बात समझ में या नहीं आई, थोड़ा छोटा करके लिख दें, करीब कर दें, जगह की दिक्कत है। तो आइए यहां पर दैट विल बी अ टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये आ गया आपके सामने टर्मिनल ब्रोंकियोल। हाँ जी ये आया समझ में। और देखो मैंने यहां लाइन मार दी है फिर से, ये देखो ध्यान से। अब यहां से एक क्वेश्चन निकाल के दो आप लोग। अब बताइए मुझे क्या कहेंगे आप। देखिए आप अगर इजाजत दें तो मैं इसको हटा दूं, ताकि मैं इसको इधर कहीं बना दूंगा। मैं इसको बना दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, है ना, ताकि मैं यहां पर कुछ अच्छा लिख पाऊं आपके लिए। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मुझे आप ये समझाइए कि हम कहां से चलेंगे। हम चलेंगे कहां से, ट्रैकिया से चलेंगे। और ट्रैकिया से कहां तक आएंगे, ध्यान से देखना, ट्रैकिया से हम लोग यहां तक आएंगे। बताओ कहां तक आए हैं, चेक करो जल्दी। हम ट्रैकिया से चले हैं और ट्रैकिया से कहां तक आए हैं, ट्रैकिया से कहां तक आए हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। चलो ट्रैकिया थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहां तक आ गए।
तो देखिए यहां तक आ गए। अब बताओ ये चीज क्या है जो मैंने बोली आपको, इनिशियल ब्रंकियोल तक मैं आपको क्यों लेके आया पता है? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। मुझे ये समझाना था आपको। इसका मतलब अब आई बात समझ में कि अगर वो आपसे ये पूछे कि मुझे ये बताओ सी शेप्ड कार्टिलेज सराउंडेड कहां से कहां तक, तो आप क्या बोलोगे? अब मैं पहले दिखा दूं आपको, आइए देखो ध्यान से देखना, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। यस देखो ध्यान से देखना, द ट्रैकिया। देखो कौन? ट्रैकिया। फिर कौन? प्राइमरी। फिर कौन? सेकेंडरी। फिर कौन? टर्शियरी ब्रोंकाई। कितने हो गए? ध्यान से करो। ट्रैकिया, लेरिंग्स नहीं, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, आ गया। एंड पे ध्यान देना, इनिशियल ब्रंकियोल। ये देखिए एंड इनिशियल ब्रंकियोल, और इसने क्या बोला? आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इसका मतलब यही वो हिस्सा है जिससे इनकम्प्लीट सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। मुझे आपको ये समझाना था। तो इसका मतलब यह हुआ इसके बाद की अब आप जो भी कहानी पढ़ेंगे उसमें वो सी शेप्ड कार्टिलेज अब आपको नहीं मिलेंगे। ये खेल था, तो अब आपको सी शेप्ड कार्टिलेज अब नहीं मिलने वाले हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आ गई बात समझ में या नहीं आई? तो चलो अब मैं इससे आगे बढ़ा रहा हूं। अब बताइए टर्मिनल ब्रंकियोल के बाद क्या होने वाला है? उठाएं डेटा। चलो अब देखो यहां से क्या हुआ, टर्मिनल ब्रंकियोल के बाद से क्या हुआ। पहले मैं इसको ब्लू से पूरा ही कर दूं, यहां तक थोड़ा खींच के यहां तक। अब इसके बाद से देखो क्या होगा। सर इसके बाद से क्या आएगा? टर्मिनल ब्रंकियोल तो डन। अब टर्मिनल ब्रंकियोल के बाद शुरू हो जाएगा एल्वियोलार डक्ट। ध्यान से देखना, अब यहां से शुरू हो गया, ये देखिए एल्वियोलार डक्ट, और एल्वियोलार डक्ट के बाद में अब यहां पर ऐसे करके ये बहुत सारे ये ऐसे करके आने लग गए। मैं बताता हूं इनका नाम क्या है। ये देखिए ये आने लग गए, ये देखिए ये आने लग गए, फाइनली ऐसे करके। अब सवाल आया कि ये क्या है, तो पहले इसको समझाओ। पहले इसे क्या कहेंगे आप? दैट विल बी अ एल्वियोलार डक्ट। फिर ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहेंगे एट्रिया। अब आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप कहोगे सर एक एट्रिया तो हम हर्ट में भी पढ़ते हैं, तो यहां पर एट्रिया कहां से आ गया? होता है, यहां भी होता है। अब बताओ मुझे अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि अब तुम लोगों को मैं एक और दिखा दूं, ताकि मैं यार बढ़ाता ही जा रहा हूं इसको। ऐसे करके समझ लीजिए, एक ही आ गया है ना, और एक मान लीजिए ये आ गया। अब ये आ गए एट्रिया। अब इन एट्रिया से क्या मिलेंगे आप लोगों को? ये देखो, ये ऐसे करके ध्यान से देखना, इन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोलार सैक। पहले सुन लेना मेरी बात ध्यान से, इन्हें एल्वियोलाई मत समझना। तो मैंने क्या बोला? दे आर व्हाट, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर एल्वियोलार सैक हैं। एंड these alveolar sac actually are connected together। ये alveolar sac भी आपस में क्या है? ध्यान से देखो, आपस में कौन सा कलर यूज करूं? पिंक ले लेते हैं। ये alveolar sac भी आपस में क्या है? कनेक्टेड है, ऐसे करके, है ना, सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फिर alveolar sac के अंदर बताइए फिर क्या है? अब आइए तो देखिए, इसके अंदर आप लोगों को ऐसे करके एक, ऐसे करके दो, ऐसे करके तीन, और ऐसे करके चार, ये जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब एल्वियोलार सैक के अंदर 3 से 4 आपको क्या मिल सकती हैं? एल्वियोलाई। ऐसे ही इसके अंदर भी देखो, एक एल्वियोलाई, इसके अंदर आ गई दूसरी एल्वियोलाई, ये आ गई तीसरी, और ये आ गई चौथी। ये क्या है बच्चे? जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर दे आर एक्चुअली एल्वियोलाई। तो एक सैक के अंदर 3 से 4 क्या है? एल्वियोलाई रखी हुई हैं। कुछ क्लियर हो रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है? अब चलिए जरा, मुझे अब प्रणव सर का एक ये यूज करना पड़ जाएगा, है ना। अब मान लो ये एल्वियोलाई का सैक है ना, पूरा एल्वियोलाई का सैक ही समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके ऊपर ना ऐसे करके ये लिपटी हुई, ये देखो ध्यान से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ये देखो ऐसे, देखो दिख पा रही है? ऐसे करके, अरे बड़ा रैंडम सा तार हो गया ये तो। ये देखो अब दिख रहा है, ऐसे आड़ा टेढ़ा जाता हुआ। ये ब्लड वेसल है। इसके चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेंगी? ढेर सारी ब्लड वेसल। अब आपको समझ में आ रहा ब्लड वेसल में यहां क्यों डाल रहा हूं? सर इसलिए डाल रहे हो क्योंकि ब्लड वेसल से एक्चुअली ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई में जाएगी, और एल्वियोलाई से
गलत हो गया, सॉरी, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर जाएगी और ब्लड वेसल से CO2 एल्वियोलाई के अंदर आएगी बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब आपको बात समझ में आ गई है कि इतनी देर से मैंने आपको ये चीजें क्या समझा दी। तो दोबारा देख लीजिए मैंने क्या वर्ड बोला, यहां तक तुम लोग पहुंच गए, इसको पूरे को ढंग से जरा नोट कर लेना। तो मैं ये बोलूंगा इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग, बताइए, तो पहला बताइए मुझे इनकम्प्लीट, अभी एक चीज और आएगी इसी के जैसी, मैं आपको बता रहा हूं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग कहां से कहां तक प्रेजेंट है। क्या आंसर करेंगे आप लोग? तो आंसर आप करेंगे सर, आंसर इसका ये है, आंसर ये है कि फ्रॉम 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 कहां से, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर ट्रैकिया से चलिए और फाइनली कहां तक जाइए, इनिशियल ब्रंकियोल तक चले जाइए, इनिशियल ब्रंकियोल तक चले जाइए। यही है जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग को रखेंगे। इसके बाद आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात इतनी? इसको हम लोग बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहन। ये जो मैंने पोर्स दिखाया ना, दो एल्वियोलाई को आपस में जोड़ने के लिए, इसको पोर ऑफ कोहन कहते हैं। ये मैमेलियन कैरेक्टर है, लेकिन आपके साथ सिलेबस में है नहीं, तो आप लोग ज्यादा ना सोचें। खैर, इतनी बात आप लोगों को मोटी मोटी समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखिए, यहां तक तुम लोग पहुंच गए, तो पहले ये देखो कि हम लोग सारी बातें कर पाए कि नहीं कर पाए। तो देखो ये कह रहा है ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchiole में, और ending up to a very thin terminal bronchiole, और end कर देगा किसमें? terminal bronchiole तक। समझते रहना। फिर कह रहा है the trachea primary secondary and tertiary bronchiole and the initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring। और अब आगे की ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अब क्या होगा। तो आपने बोला each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag, उन्हें हम कहेंगे एल्वियोलाई। इसका मतलब ये क्या कहा गया? इसने आपको एल्वियोलर डक्ट नहीं बताया, इसने आपको एट्रिया नहीं बताया, सीधे सीधे क्या बोला? टर्मिनल ब्रंकियोल फाइनली एंडिंग अप टू किस में करेगा? वेरी थिन। एल्वियोलाई की तारीफ हो रही है, ये कह रहा है वेरी थिन। किधर हो भाई? वेरी थिन, बहुत पतली स्क्वैमस एपिथेलियम लगा होगा उसके अंदर, इरेगुलर वॉल्ड, वेवी सा इरेगुलर वॉल्ड होगी उसकी, और साथ में कह रहा है वस्कुलराइज्ड बैग। देखिए वस्कुलराइज्ड बोलने का मतलब ये है कि उसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट है। मेरी बात समझ लें, ब्लड वेसल का कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखा दिया गया है, उसी को मैं वस्कुलराइज्ड कह रहा हूं। और साथ में कह रहा है ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाएंगे? एल्वियोलाई बुलाएंगे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बात यहां तक समझ में आ गई। फिर ये कह रहा है कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, अब रुको, अब कहानी बदल गई, देखो जज्बात बदल जाएंगे। अब यहां कह रहा है नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रंकियोल एंड एल्वियोलाई, ये कंप्राइज करेगा लंग्स, अरे आजा, लंग्स, अरे अच्छा ओके, इसने लंग्स तक ही रोकना, मैं वही कह रहा हूं, आगे क्या करेगा? यस, तो मुझे बताइए लंग में क्या क्या चीज होती है। तो ये कह रहा है सर देखिए द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रंकोई का, ब्रोंकाई का, ब्रंकियोल का और एल्वियोलाई का, ये तीनों चीजें मिला करके क्या बना देती हैं? एक लंग बना देती हैं। तो चलिए अब जरा मुझे एक चीज और बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय लंग, यहीं से बताओ मुझे फटाफट से। तो लंग्स पे आप, लंग्स को कौन कंप्राइज करता है? तो आप बोलोगे सर ब्रांचिंग नेटवर्क आ गया, तो ट्रैकिया उठा लीजिए, ब्रंकियोल उठा लीजिए, ब्रंकियोल उठा लीजिए, एंड फाइनली एक यूनिट और उठा लीजिए, दैट विल बी एल्वियोलाई। ये पूरे का पूरा आप लोगों को फाइनली क्या बना करके देगा? ये आपको एक लंग बना करके दे देगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरे का पूरा लंग बना के दे देगा। लेकिन देखिए अब मैं आपके जज्बात बदलने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप एक काम करिए, जरा इसको नोट कर लीजिए। आप लोग पहले यहां तक नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो वो पूरी जिंदगी स्क्रीनशॉट ही बना रहेगा, वो नोट नहीं हो पाएगा। मैं ये सच बता रहा हूं आपको। तो कोशिश करें वीडियो रोक दें, ढंग से नोट कर लें, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे देखते हैं। इसने ये बोला है, अब की बार देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास लंग्स कितने हैं टोटल? आपने बोला सर 2 हैं। चलिए अब नया पेपर उठाते हैं और जरा 2 लंग देखते हैं। लेकिन 2 लंग को दिखाने से पहले मैं आपको इसके साथ साथ में 2 चीजें और भी समझा सकता हूं। आइए जरा लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। थके तो नहीं हो तुम लोग? अगर मैं नहीं थका हूं तो तुम कैसे थक गए भाई? हाँ, अभी मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक गए? थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, समझ गए? तो इसका मतलब मुझे चोटी डालनी पड़ेगी। देखना बच्चों, जरा चेक करके बताना बालों में चोटी चल पाएगी अभी? ऐसे करके अगर डाल दूं, पोनी टेल करके जो आप लोग डालते हो समटाइम्स, देखना, मुझे लग नहीं रहा है वैसे अभी। वैसे डाल लूं तो कैसा रहेगा? एक चोटी डाल लूं? अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। देखो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं चोटी डाल लूंगा, देख के बताना जरा। लंग्स,
तो लंग्स को इसने बोला कितने हैं नंबर में, 2 हैं। ध्यान से देखना, ये आ गए आपके लंग्स, ये ऐसे करके पहले मैं ये बना रहा हूं, फिर मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और मैंने आपसे क्या बोला कि दीज आर द लंग्स, ये देखिए, और ये आ गया आपके सामने दूसरा लंग। वाओ, क्या सुंदरता के साथ मैंने लंग बनाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा देख के बताओ इसमें लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, चेक करके बताओगे भाई। राइट वाला कौन सा जाना चाहिए, तो मैं राइट लिखूंगा इधर। बताओ जरा इधर क्यों, क्योंकि मेरा राइट हैंड ये है, आप सामने से देखते हैं लिविंग चीज को, तो फिर राइट इधर चला गया, तो मैंने इधर क्या लिख दिया है, मैंने बोल दिया ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, लेफ्ट वाले लंग में मुझे बीच में एक और ऑर्गन डालना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं दिस ऑर्गन इज एक्चुअली कॉल्ड हार्ट, ये आपका हार्ट आ गया। तो पहली बात आप ये समझ लें कि आपका जो दिल होता है ना वो लेफ्ट में नहीं होता है। कई बार आप लोगों ने कुछ आशिकों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमारा दिल भले ही कहां हो उल्टी तरफ, लेकिन फैसले सीधे लेता है। भाई साहब मैं आपको कंफर्म कर दूं, पहली बात तो हार्ट लेफ्ट में है यही नहीं, बात खत्म। हार्ट कहां है, ये देखिए, नाक की सीट से चलिए, ये है बिल्कुल बीच में है आपका दिल, और बिल्कुल बीच में दिल है तो लेफ्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा है, बस बात खत्म। अब आप ये कहोगे कि नहीं सी मेरा हार्ट, मेरा जो दिल है वो तो लेफ्ट साइड में, जी हो ही ना जाए लेफ्ट साइड में, बिल्कुल बीच में है, मीडिया स्टाइनम में है, कार्डियक नॉच में है। तो ये फालतू के जो आपको कोट मिल जाएंगे ना शेर शायरी वाले, उनको बायोलॉजी से कनेक्ट मत करना, बायोलॉजी की मैयत निकलवा देंगे ये लोग, कुछ भी बोलते हैं यार, कमाल है। दिल से सोचो, अजी हाँ, दिल से कैसे सोचे बे, दिल से कैसे सोचोगे, दिल सोचने के लिए बना है नहीं ना, तो दिल से नहीं सोचना है। जब कुदरत ने आपको दिमाग दिल से ऊपर दिया है तो इसका यूज करो यार, दिल से कैसे सोचोगे, फालतू की बात। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ, हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है, बस, और कुछ नहीं है। सोचने के लिए दिमाग यूज करो आप लोग। अब यहां आओ, अब इसमें मुझे आप लोगों को जरा कुछ फिशर्स दिखानी है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपका राइट वाला लंग है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको एक फिशर कलर में चेंज कर रहा हूं, एक फिशर आपको मिलेगी ऐसे और एक मिलेगी ऐसे, जबकि इसमें सिर्फ एक ही मिलती है, समझ गए। तो इसमें 1 2 3 लोब हैं और इसमें मात्र 2 हैं। समझते चलिए, मेरी बात क्लियर हो रहा है मेरी बात। अब आप इनके फिशर्स के नाम मत लिखिए, हॉरिजॉन्टल है, ऑब्लिक है, पूछा नहीं जाता है तो छोड़ दें। इसके अंदर अगर मैं आपको कैपेसिटी बताऊं, अगर मैं पूछूं इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, तो राइट वाले लंग में आप लोग बोलोगे सर 625 ग्राम इसके अंदर गैस आ सकती है, और ये जो है आप लोगों का 3 लोब्ड होता है। इसके अंदर 575 ग्राम के आसपास आ जाएगी, इसके अंदर 575 ग्राम के आसपास आ जाएगी गैस, और एट द सेम टाइम आप समझिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये 2 लोब्ड होता है। तो ये वाला जो लंग है वो 2 लोब का इसलिए है क्योंकि हार्ट को भी मुझे अकोमोडेट करना है, हार्ट को भी तो मुझे अकोमोडेट करके देना है ना। उसे कहां रखोगे आप लोग, किडनी में थोड़ी रखोगे। कहते हैं ना कि किडनी में हार्ट अटैक आ गया, अक्षय कुमार मजे लेता है, तो कोई बात नहीं, वहां पर पहुंच गए। अब मुझे देखो क्या समझाना था आपको, ये भी समझाना है यार, अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि मैं कुछ और समझा पाऊं। इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं कुछ और समझा पाऊं। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, आपके हार्ट के ठीक नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये देखिए आप शायद इससे अवेयर हो, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम ऐसे करके है, वैसे तो ऐसे होता है, लेकिन अगर ये नीचे को खिंच गया तो लंग्स को भी नीचे खींच के ले आएगा। कुछ समझ आ जाएगा भी, अरे अभी आ जाएगा, मैं सब समझा दूंगा आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आ गया आप लोगों का यहां तक खेल। अब समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आपकी एनसीईआरटी इज सेइंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। और देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके जो लंग्स है ना कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। ध्यान से देख लीजिए, डबल लेयर्ड प्लूरा ऐसे करके इसने बोला हुआ है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, प्लूरा सॉरी प्लूरा नहीं यार, चलो आके दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, यहां जूम करके दिखा रहा हूं। तो पहले आप लंग्स को देखिए, आपके लंग्स की ये आ गई वॉल, ये लंग्स की वॉल आ गई, समझ गए मेरी बात। अब इस लंग्स की वॉल के दोनों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 2 डबल लेयर्ड की प्लूरा। अब देखो ये आ गई प्लूरा, ये ऐसे करके आई। अब बताओ पहली प्लूरा ये हो गई, ये प्लूरा किससे चिपकी पड़ी है, जरा जल्दी आंसर करो। तो क्या करोगे आप कहोगे सर ये वाली प्लूरा जो है ये एक्चुअली चिपकी हुई है किससे, लंग्स से। ये मैंने देखो लंग्स से चिपका दी। आपको पता है ये कौन सी प्लूरा है, ये आपकी जो प्लूरा है ये इनर प्लूरा है। ध्यान से देख लेना, ये इनर प्लूरा है। मुझे लगता है मुझे कलर चेंज करना चाहिए यार, क्योंकि कलर दिख नहीं पा रहा। रेड लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये आ गया आपके सामने, ये प्लूरा आ गया, और ये प्लूरा कौन सा वाला है समझ गए, जो लंग्स से चिपका हुआ है
है ना, 2 बनानी है मुझे इसमें, ये आ गया। अब दूसरी जो प्लूरा है ना, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, हल्का सा आपको गैप मिलेगा, तो उस गैप के अंदर मिलेगी प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के अंदर आपको मिलेगा प्लूरल फ्लूइड। चेक करो मैंने क्या क्या बातें बोल दी आप लोगों को, समझते रहिए, बुद्धिमान होते रहिए। देखिए ध्यान से, तो आपने बोला सर पहले मैं ये समझाऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये लंग है, लंग के बाद बताओ जल्दी ये अंदर कलर कौन सा रखे हैं यार, कलर भी तो नहीं बच रहा कोई। ये देखिए, ये जो अंदर वाला है इसे क्या कहेंगे, आपने बोला सर इनर प्लूरा, मैं बता दूंगा इसका दूसरा नाम क्या है। और ये जो बाहर वाला है इसे क्या कहेंगे, आप बोलोगे सर आउटर प्लूरा। आ रहा समझ में यहां तक कि नहीं आ रहा है? इनर प्लूरा, बाहर वाला प्लूरा, कुछ क्लियर हुआ? चलिए, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, लेकिन आप छोड़ दें उसको, क्या ही करोगे। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो बाहर वाला प्लूरा है, अंदर वाला जो प्लूरा है इसे हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। देखो ध्यान से देखना, इसे किसे बोलेंगे, विसरल प्लूरा, क्योंकि एक विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड है। अब बताओ विसरल ऑर्गन कौन सा है आपका, लंग, लंग से कनेक्टेड है तो विसरल प्लूरा बोल दिया। लेकिन एक है बाहर वाली, इसे कहेंगे पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और पैराइटल प्लूरा इसलिए मैंने बोला क्योंकि बाहर ये थोरैक्स से कनेक्ट होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ये थोरैक्स के साथ में कनेक्टेड है, अंदर वाला लंग्स के साथ में कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच में अब आपको ये कैविटी मिलेगी। देखो ये वाली कैविटी, अब आप इस कैविटी को बताइए, तो इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं, इस कैविटी का नाम आ जाएगा प्लूरल कैविटी। देखिए प्लूरल कैविटी, तो प्लूरल कैविटी किस किस के बीच में होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर प्लूरल कैविटी होती है आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा दोनों के अंदर की। यस, और प्लूरल कैविटी कंटेन व्हाट, तो आप बोलेंगे सर दैट विल बी अ प्लूरल फ्लूइड। अब बताओ बायोमोलिक्यूल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही एक प्लूरल फ्लूइड जो है ये लेसिथिन कहलाएगा। समझ गए मेरी बात? इसी को हम आगे चल के जब मैं बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा तब मैं लिपिड में जाके आपको पढ़ाऊंगा कि फॉस्फोलिपिड। ध्यान से करिए, वो ट्राइग्लिसराइड के साथ में एक फॉस्फोट और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लगा दिया था, तब आप इसे बोल रहे थे लेसिथिन, ये एक सरफेक्टेंट का काम करेगा। बाय द वे अभी रुकते हैं, इतना नहीं समझना है, तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गई। तो देखो मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता दूं, ये कह रहा है डबल लेयर्ड प्लूरा है और विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? आंसर विल बी सर प्लूरल फ्लूइड होना चाहिए। और देखिए इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, लंग सरफेस। इसका मतलब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन यही के यही बताइए, तो आप क्या बोलोगे, रिड्यूस, इट रिड्यूस, और कितना बेहतर पढ़ाऊं आपको, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये घर्षण को रोकेगा। घर्षण समझते हैं, ये रगड़ नहीं होनी चाहिए, ये सांस लेंगे आप लोग ऐसे करके, तो इसके बीच में रगड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर रगड़ लग गई तो लंग्स जाता रहेगा आपका, मैं बता रहा हूं। तो उसमें चिकनावट रहनी चाहिए, चिकना रहे वो, तो वो फ्लूइड मुझे चाहिए होगा उसके बीच में, इसीलिए मैंने लिखा है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। लेकिन आप समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से, इसने ये कहा है कि आउटर प्लूरा जो मेम्ब्रेन है क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। रुक जाओ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं क्या समझा रहा हूं। आउटर प्लूरा, अब मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने किसी की ऑटोप्सी कर दी, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, आपने उसको टांग लिया या लिटा दिया, जो भी, बड़ी भयानक मंजर होता है भाई, कसम खुदा की, बहुत। समझिए, उसको आपने यहां से काटा, जब आपने यहां से काटा, एक मशीन आएगी आपके पास में, घर वो चलेगी, और आपने उसके ये स्टर्नम काट के उसको यूं करके खोल दिया। अब मुझे जरा जल्दी आंसर करो, अगर ऑटोप्सी के दौरान अगर आपने उसको यूं खोल दिया तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन दिख जाएंगे? आप बोलोगे सर हार्ट दिखेगा, आप बोलोगे इंटेस्टाइन का ट्यूब दिखेगा, और सेम टाइम पे आपको लंग्स दिखेंगे। आप हाथ डाल के लंग्स को निकाल के टेबल पर रख दो। अब सुनते रहना मेरी बात। अब जब लंग्स उसमें से निकाल के आपने टेबल पर रख दिए, तो अब अंदर झांक के देखो क्या दिखाई पड़ेगी। आप बोलोगे सर पसलियां दिखाई पड़ेंगी, एक पूरी कैविटी दिखाई पड़ेगी। यही कैविटी क्या है? ये कैविटी थोरेसिक कैविटी है। अब उसके अंदर यूं हाथ लगा के देखिए, आपको क्या दिखाई पड़ेगा? थोरेसिक लाइनिंग। आ रहा है समझ में? अब इस थोरेसिक लाइनिंग से क्या लगा होता है जानते हैं? इस थोरेसिक लाइन से लगेगी एक लेयर, और वो लेयर कौन सी है? वो आउटर प्लूरा है। तो आउटर प्लूरा जो लंग्स के ऊपर लगी हुई है, लंग्स और थोरैक्स के बीच में बताओ क्या है? लंग्स ये आ गए, मैं ऐसे बता रहा हूं, लंग्स आ गए ये,
थोरैक्स ये आ गया, थोरेसिक कैविटी ये आ गई। अब इन दोनों के बीच में बताओ क्या है। आप बोलोगे इनके बीच में एक डबल लेयर प्लूरा है, और वो डबल लेयर प्लूरा आप ऐसे करके बना दो। ये देखो, ये डबल लेयर आ गई ऐसे करके। इस डबल लेयर को मैंने यूं डाल दिया बीच में, ये देखो आ गई, या ऐसे डाल दो, ऐसे करके डाल दो, ये आ गई। देखो, अरे यार कैसे ही समझाऊं यार, ऐसे करके आ गई। अब मैं ये पूछूंगा, अब बताओ कौन किससे चिपका हुआ है, तो बोलोगे सर इससे, ये हाथ मेरा लंग्स को दिखा रहा है, तो लंग्स से कौन चिपका हुआ है, इनर प्लूरा, और ये क्या है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक से कौन चिपका हुआ है, आउटर प्लूरा। अब ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, समझ गए। और बीच में क्या है, देखो बीच में चेक करके बताओ क्या है। आप बोलोगे बीच में है थोरेसिक, सॉरी प्लूरल फ्लूइड। आई बात समझ में। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों के बीच में ये थोरेसिक फ्लूइड, थोरेसिक से मैंने बाहर वाला लगा दिया, लंग से मैंने अंदर वाला लगा दिया, अब ये दोनों मेम्ब्रेन चिपक गई, क्योंकि अंदर क्या है, तेल है ना, लिक्विड है। अब तुम खुद सोच के देखो और फिजिक्स लगाओ। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप एक शीशा ले लीजिए, एक शीशा ले लो आप, शीशा मतलब एक प्लेन कांच का शीशा ले लो, उस कांच के शीशे पे आप ऐसे करके ना ऐसे रखो और उस पे तेल लगा दो, सरसों का या कोई सा भी तेल। लगाने के बाद में उसके ऊपर दूसरी शीट रख दो, और वो भी कांच की होनी चाहिए। अब उसको ऐसे करो, देखो वो शीट ऐसे तो मूव कर सकती है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, वो शीट आपकी ऐसे तो मूव कर सकती है लेकिन छूटेगी नहीं। समझ पा रहे हो, दैट इज अ सरफेस टेंशन। इसका मतलब वो ऐसे छूटेगी नहीं लेकिन वो ऐसे मूव कर सकती है। आया समझ में। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके लंग्स ये आ गए, थोरैक्स ये आ गया अंदर वाला। अब थोरैक्स से क्या किया आपने, बीच में एक डबल लेयर मेम्ब्रेन डाल दी। वो डबल लेयर मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है, तेल। तेल से मेरा मतलब फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। अब होगा ये कि आप जब ऐसे सांस ले, देखो जब आप ऐसे सांस ले रहे होंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे करके देखो, मूवमेंट तो कर रही है लेकिन छूटेगी नहीं। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है तुम्हारे। क्यों नहीं छूटेगी, क्योंकि दो लेयर अभी मैंने रख के दिखाई शीशे की, देखो छूटती नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन, लेकिन वो मूव कर जरूर कर सकती हैं। तो अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी। तो अब जरा मुझे समझाइए एनसीईआरटी ने क्या बोला। एनसीईआरटी ने बोला ये इनर प्लूरा है अंदर की तरफ, बताओ किससे कनेक्टेड होगा या किससे लाइंड होगा, तो आप बोलोगे कनेक्ट्स विद। ध्यान से देखना, इनर वाली की बात हो रही है तो आप क्या बोलेंगे सर, कनेक्ट्स विद लंग्स। ये अंदर तो है लंग से जुड़ी हुई, लेकिन आउटर प्लूरा जो है, जो पैराइटल है, वो किसके साथ कनेक्ट है, पहले लिख के बता दो मुझे। तो आपने बोला कनेक्ट्स विद, जल्दी समझाओ, कनेक्ट्स विद थोरेसिक लाइनिंग। थोरेसिक लाइनिंग, इसको मैं थोरेसिक लाइनिंग से कनेक्ट कर दूंगा। आई बात समझ में या नहीं आई। यही बात इसने यहां पर बोली हुई है। तो इनर प्लूरा लंग से जोड़ दो, बाहर वाली प्लूरा थोरेसिक से जोड़ दो, और दो ऑर्गन एक साथ आपके जुड़ गए। अब सोचो कि आपके लंग्स में एक्चुअली मसल्स होती नहीं है। अब जब मसल्स नहीं होती है तो वो ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, लेकिन थोरैक्स लाइनिंग में तो मसल्स होती हैं। आपको याद आ रहा होगा कि पसलियों के बीच में मसल्स हैं। अब आपकी थोरैक्स लाइनिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मान लो थोरैक्स लाइनिंग ऐसे करके बड़ी होगी, जब थोरैक्स बड़ा होगा तो अंदर चिपके हुए कौन है, लंग्स, वो भी बड़े हो जाएंगे। और अगर थोरैक्स आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, छोटा हो जाएगा, तो फिर लंग्स भी छोटे हो जाएंगे। तो क्या मैं ये बात कह दूं कि कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी में आएगा तो वो सेम चेंज लंग कैविटी में भी आएगा। रिपीट कर रहा हूं, आपके लंग, सॉरी, आपके लंग में मसल्स नहीं होती माय डियर, तो इसका मतलब लंग्स अपने आप ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि वो थोरेसिक लाइनिंग से चिपका रहता है, और थोरेसिक लाइनिंग में क्या होती है, मसल्स। तो जब थोरेसिक लाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपना साइज मान लो बढ़ाया, ऐसे करके साइज बढ़ा लिया, तो थोरेसिक लाइन बढ़ गई। और अगर थोरेसिक लाइन बढ़ गई तो एट द सेम टाइम जो अंदर लंग्स चिपके हुए हैं उनका भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो कोई भी चेंज अगर तुमने थोरेसिक चेंबर में ले लिया तो वो पल्मोनरी चेंबर में भी दिखेगा, सेम दिखेगा। अगर थोरेसिक लाइनिंग छोटी कर दोगे तो लंग्स भी छोटा, वॉल्यूम छोटा। थोरेसिक लाइनिंग का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तो लंग्स का वॉल्यूम भी बड़ा, लंग्स का भी साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। कुछ समझ में आ रहा है? अरे लग रहा है दिमाग में कि नहीं और मेहनत करूं तुम लोगों के साथ? मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। समझ आ गई बात? तो देखो अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को इधर। तो ये कह रहा है whereas the inner pleural membrane is in contact with the lungs surface, तो वो लंग सरफेस के साथ जुड़ा रहेगा। अब आ गई बात समझ में इतनी? बस यहां तक मुझे आप समझा दो कि यहां तक समझ में आया है या नहीं आया है। अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो, पहले इसको समझाओ। ये चीज समझ में आ गई थी? यहां से आपने कितने क्वेश्चन उठाए थे? आपने उठाए थे 2 क्वेश्चन, और वो 2 क्वेश्चन किसके बिहाफ पे उठाए थे?
टर्मिनल लाइनिंग के बिहाफ पर। आपने ये बोला था कि आप ट्रैकिया से चलिए, इनिशियल ब्रंकियोल तक आइए। दोबारा देख लो, ट्रैकिया से चलिए, इनिशियल ब्रंकियोल तक आ जाइए, ट्रैकिया से चलिए, इनिशियल ब्रंकियोल तक आ जाइए। वहां तक क्या मिलेगा आप लोगों को? आप बोलोगे सर कार्टिलेज के रिंग मिलेंगे, सी शेप्ड इनकम्प्लीट। उसके बाद मिलेंगे क्या? सर नहीं मिलेंगे। ये बात यहां खत्म हो गई। अब दूसरी बात सुनो। अब एक चीज और सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना। और वो ये है कि अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक बार डायग्राम और दिखा दे बाबा, ये देख, ये आ गया नोज और ये आ गया लिप्स। इसकी इस बार मैंने लिप्स कुछ ज्यादा ही बना दिए हैं इसके, पर समझो ये आ गई नोज। नोज बहुत सुंदर बनाता हूं मैं समटाइम, है ना, लेकिन इसकी डबल चिन है। डबल चिन समझते हो? डबल चिन, ठुड्डी डबल हो जाती है। एक्सरसाइज करने की जरूरत है, पर बढ़िया होती है। किसी की अगर है डबल, है ना, तो उसमें आप परेशान मत होइए, अच्छे लगते हैं आप। मेरी भी डबल है, देखिए मेरी तो ट्रिपल है। आइए तो अब देखो ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल नार्स कहां से शुरू हुआ, मैं रेड कलर से बता रहा हूं। आपने बोला सर यहां से शुरू हुआ, यहां से चलिए, यहां से चलिए, यहां के बाद यहां आइए, यहां आइए, ये आ गया ट्यूब, और ये वो घंटा लटका हुआ है, समझ गए? घंटा कौन सा? ये वही जिसको बचपन में कौवा बोलते थे तुम लोग, बोलने के काम नहीं आता है, बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद फिर यहां से बताओ क्या शुरू हो जाएगा। आपने बोला सर ये आ गया एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल के बाद ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद बताओ जल्दी क्या आएगा सर? सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद बताओ जल्दी क्या आएगा सर? टर्शियरी, टर्शियरी के बाद बताओ, देखो ये क्या है? ट्रैकिया, फिर ये क्या है? प्राइमरी, है ना, ये प्राइमरी आ गया, ये सेकेंडरी आ गया, ये टर्शियरी आ गया। अब बताओ ये क्या शुरू हो गया? आप बोलोगे सर इनिशियल ब्रंकियोल, इनिशियल ब्रंकियोल के बाद फिर फाइनली क्या आ जाएगा? टर्मिनल ब्रंकियोल। सुनते रहना मेरी बात, सुनते रहना मेरी बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया टर्मिनल ब्रंकियोल। टर्मिनल ब्रंकियोल के बाद में ये आ गया आपके सामने कौन? इसका नाम बोलो जल्दी, इसका नाम बोलो। आप इसको बोलेंगे सर एल्वियोलार डक्ट। एल्वियोलार डक्ट के बाद ये क्या आ गया आपके सामने? सर ये आ गए हमारे सामने एट्रिया। एट्रिया के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए सर एक एल्वियोलार बैग। ये देखिए मैंने ऐसे करके एल्वियोलार बैग डाल दिया, और एल्वियोलार बैग के अंदर बताइए क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एल्वियोलाई आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है आपने दोबारा क्यों बनाया? इसे देखिए, इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। ट्रैकिया। इसका नाम क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसका नाम क्या है? इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल। इसका नाम बताओ क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। समझते रहना, समझते रहना। अब नीचे लिख दूं, यहां से फिर क्या आ जाएगा? एल्वियोलार डक्ट। उसके बाद क्या आ गया? मान लीजिए सीधे सीधे मैंने लिख दिया एल्वियोलाई, लेकिन मैं ये दोबारा क्यों लाया लिख करके? सवाल को समझने की कोशिश करें। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी ने कुछ बोला है आपके लिए, ये कह रहा है कि सर द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। रुक जाओ, पहले आराम से समझ लेना। नाक से शुरू करना है और टर्मिनल ब्रंकियोल तक जाना है। देखो पहले वाले ट्री में मैं सी शेप कार्टिलेज बता रहा था, और सी शेप कार्टिलेज बताते टाइम मैं इनिशियल ब्रंकियोल तक गया था। मैं अब की बार टर्मिनल तक जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है अप टू द टर्मिनल ब्रंकियोल, तो पहले मुझे टर्मिनल ब्रंकियोल तक पहुंचने दीजिए। कहां तक जाऊंगा? तो आप बोलोगे सर यहां से चलिए और टर्मिनल ब्रंकियोल तक आइए। निशान लगा ले, बिल्कुल लगा ले। देखो ये आ गया, इसे बताओ क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और मैंने क्या बोला? यहां से शुरू कर और कहां तक जा? टर्मिनल ब्रंकियोल। ये बता क्या है? इसको बोला आपने टर्मिनल ब्रंकियोल। अब आपकी एनसीईआरटी ने कुछ कहा है आपसे, उसको सुन लीजिए। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चलना है, टर्मिनल ब्रंकियोल तक रुकना है। इसने इसको बोला है कि यहां तक का पार्ट क्या कहलाएगा? देखो सी शेप कार्टिलेज जो है वो इनिशियल ब्रंकियोल तक है, उसे छोड़ दो, वो हो चुका। अब मैं आपको टर्मिनल ब्रंकियोल तक लेके आ रहा हूं। इस जोन को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। समझ के कोशिश करो समझने की जरा। इसको मैं क्या कहूंगा? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब ये हुआ कि आप खुद सोच के मुझे बताइए कि अगर मैं, ये मेरी ट्यूब है मेरे हाथ में, मैं यहां पे एंड में गुब्बारा बांध लूं और ऐसे करके गुब्बारा फुला दूं, तो भैया ये ट्यूब जो है ये थोड़ी फूल गई? ये ट्यूब तो हवा को कंडक्ट करा रही है। हवा कहां पहुंची? गुब्बारे के अंदर। तो मैं आपसे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल ये कौन सा जोन है? कंडक्टिंग जोन। लेकिन इससे आगे वाला, यहां से देखो, यहां से लेके एल्वियोलाई तक का जो जोन है ये है रेस्पिरेटरी जोन। इसका मतलब यहां पर गैस का एक्सचेंज हो सकता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको येलो कलर का, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस जोन को क्या कहेंगे आप लोग? तो आप बोलेंगे सर दैट विल बी अ कंडक्टिंग जोन।
ये कंडक्टिंग जोन है। जरा बताओ कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा? द आंसर इज नो। लेकिन ये वाला कौन सा जोन है? तब आप बोलोगे सर ये है रेस्पिरेटरी जोन, इसे हम रेस्पिरेटरी जोन कहेंगे। ये आ गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या कराएगा? तो आप बोलोगे सर ये कराएगा एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैस को एक्सचेंज कराएगा। लेकिन जो पीछे वाला था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रंकियोल तक, वो एक्सचेंज नहीं कराएगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पढ़ के सुना दे रहा हूं भाई, आ जाओ। तो देखो इसने क्या बोला है, कंस्टिट्यूट। देखो द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू कहां तक सर? टर्मिनल ब्रंकियोल तक। ये कह रहा है कंस्टिट्यूट कर देगा कंडक्टिंग पार्ट, जबकि एल्वियोलाई और उसकी जो भी डक्ट हैं, एल्वियोलाई और उसकी जो भी डक्ट हैं, ये कह रहा है फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन देखो क्या है। कह रहा है सर कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। पहला फंक्शन इसका फंक्शन बताओ जल्दी कंडक्टिंग जोन का। ये आ गया। देखो इस कंडक्टिंग जोन का पहला फंक्शन सर ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो आराम से लिखते रहे ना, ट्रांसपोर्ट एटीएम एयर। एटीएम मतलब एसी की एयर की बात नहीं हो रही, एटमॉस्फेरिक एयर। लेकिन किसको? एटमॉस्फेरिक एयर टू किसको पहुंचाने की कोशिश करेगा? एल्वियोलाई को, खुद नहीं खाएगा। दूसरा ये क्लियर करेगा, क्लियर इट, हवा को क्या करेगा? क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अगर कोई धूल धक्काड़ कुछ भी डस्ट पार्टिकल कुछ है तो फॉरेन अरे आजा, फॉरेन पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल को भी हटाएगा। और तीसरा क्या करेगा? ह्यूमिडिफाई। अगर एयर बहुत गर्म है तो उसको ठंडा करेगा, और अगर बहुत ठंडी है तो उसको गर्म करेगा, बॉडी के टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करेगा। ह्यूमिडिफिकेशन भी मैंने वर्ड बोल दिया। 3 फंक्शन फिलहाल हो गए, दोबारा देख लो। तो ये कह रहा है कि ये क्या क्या करेगा कंडक्टिंग पार्ट। आपने बोला सर एल्वियोलाई को हवा पहुंचाएगा, पहले एटमॉस्फेरिक एयर, ये लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है सर क्लियर्स करेगा इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। दूसरा कह रहा है ह्यूमिडिफाई करेगा, और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, आपकी हवा को बॉडी टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करेगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक बातें आपको सब लगभग समझ में आ रही हैं। अब देखिए, अब बताओ एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है? तो आप बोलोगे यही कराएगा एक्चुअल डिफ्यूजन। और एक्चुअल डिफ्यूजन किसका? देखो ऑक्सीजन का CO2 बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर। आई बात समझ में या नहीं आई? तो यहां तक पहुंच गए तुम लोग। इसका मतलब फिर इसका फंक्शन बताओ। तो आपने बोला सर ये है, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मुझे लगता है मैं सारी बातें आपको बता चुका। मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्री में वो बातें बता दी। कौन कौन सी बताइए मुझे, कौन कौन सी? मैंने आपको क्या बोला? रेस्पिरेटरी ट्री में आप ट्रैकिया से कहां तक? इनिशियल ब्रंकियोल तक। ट्रैकिया से इनिशियल ब्रंकियोल तक क्या है? कार्टिलेज रिंग से ढके हैं। लेकिन एक्सटर्नल नार्स से टर्मिनल ब्रंकियोल तक क्या है? कंडक्टिंग जोन। कंफ्यूज मत होना इन दोनों कॉन्टेक्ट में, दोनों चीजों में। तो मैं इसको एक बार आराम से आपको लिख के दे रहा हूं। पहले मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि सी शेप्ड कार्टिलेज कहां से कहां तक है? तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे सर सी शेप्ड कार्टिलेज मैं लगाऊंगा ट्रैकिया से चलूंगा। ट्रैकिया से क्या लिखा है यार मैंने? ये ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया से चलूंगा। कहां तक जाऊंगा? सर इनिशियल ब्रोंकियोल तक जाऊंगा। इनिशियल ब्रोंकियोल तक जाऊंगा। ये बात अलग हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं, चलो बच्चे दूसरा क्वेश्चन बताइए। पर जो बताइए अब कंडक्टिंग जोन क्या है वो समझाओ आप। कंडक्टिंग जोन क्या है? कंडक्टिंग जोन के फंक्शन 1 2 3 होंगे, ये बताओ क्या है। तब आप आंसर क्या करोगे? सर मैं चलूंगा एक्सटर्नल नार्स से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से चलूंगा। लेकिन कहां तक जाऊंगा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आप कहेंगे सर टर्मिनल ब्रंकियोल तक जाऊंगा। ध्यान से सुन लेना, जो पहली बात है वो सी शेप कार्टिलेज की हो रही है, और दूसरी बात जो है वो कंडक्टिंग जोन की हो रही है। क्लियर हो गई? अब तीसरा क्वेश्चन और बताइए मुझे, रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है? रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है? क्या आंसर करोगे? मैं बता दे रहा हूं। आप कहोगे सर एल्वियोलाई वाला पार्ट, एल्वियोलाई एंड या फिर उसकी सारी की सारी क्या होनी चाहिए? डक्ट्स होनी चाहिए। यही क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? रेस्पिरेटरी जोन। और इसका मकसद होगा कि ये एक्सचेंज करेगा गैस को, एक्सचेंज O2 एंड CO2। लेकिन किसके बीच में? जल्दी बोलो। बिटवीन एल्वियोलाई
एल्वियोलाई एंड ब्लड, ये समझ आ गई बात आपको? थका दिया तुम लोगों ने मुझे, समझ आ गई बात? तो ये पॉइंट जरा ध्यान से देख लेना, मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास देखो मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं, लंग्स सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर, वो एयर टाइट चेंबर मुझे आप लोगों को समझाना है, तो ढंग से जरा बने रहना उसमें भी, क्योंकि मैं कैसे समझाऊंगा ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। खैर, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपको तीसरी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।